जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में जिसमें हम यूपीएसआई 2021 के प्रीवियस ईयर के हिंदी के सेट को कर रहे हैं। और आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो इसके हो चुके हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? तो संस्कृत की अपभ्रंश यहाँ पर पाली भाषा है। और पाली की अपभ्रंश यहाँ पर प्राकृत भाषा हो जाएगी। प्राकृत की अपभ्रंश अपभ्रंश हो जाएगी। और अपभ्रंश के अवहट, अवहट से फिर हिंदी। ये इसका कालक्रम होता है, आप इसको देख लीजिए। संस्कृत के बाद पाली आता है, पाली के बाद प्राकृत आई, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर उसके बाद प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी जो आपकी वर्तमान में चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखनी है। ऑप्शन नंबर ए की वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, संगीतज्ञ। इस तरीके से संगीतज्ञ बनता है। बाकी तीन ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो राजा का विलोम शब्द रानी, प्रजा और रंक, ये तीनों होते हैं। यानी राजा का विलोम शब्द जो होता है ये तीनों ही शब्द होते हैं, रानी भी और प्रजा भी और रंक भी। लेकिन 2021 के यूपीएससी एग्जाम में जब ये प्रश्न आया था तो उसमें भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर सी यानी रंक को इसका सही जवाब माना था। तो तीनों ही शब्द इसके यहाँ पर राजा के विलोम होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना है। ठीक है, प्रायोरिटी यहाँ पर रंक को देनी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो देखिए, किरण का पर्यायवाची यहाँ पर रश्मि हो जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर किरण के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो अन्य पर्यायवाची होते हैं यहाँ पर मयूख, अंशु, मरीचि, प्रभा। ये सभी यहाँ पर रश्मि के पर्यायवाची है या फिर किरण के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान देखिए च वर्ग के अंतर्गत आता है। और च वर्ग जो होता है आपका तालव्य से बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तालव्य। ठीक है, अब देखिए तालव्य से कौन कौन से बोले जाते हैं। च वर्ग बोला जाता है, और छोटी ई, बड़ी ई, और य और श। ठीक है, ये यहाँ पर आपके तालव्य के द्वारा बोले जाते हैं। दंत्य व्यंजन कौन कौन से है? तय वर्ग हो जाएगा, तय, थ, द, ध, न। और यहाँ पर ल और स, ये आपके दंत्य व्यंजन हो जाएंगे। बात करें ओष्ठ्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन में यहाँ पर ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं। वर्तस्य व्यंजन बोले तो यहाँ पर न, नल, रस, जय बोलते हैं, न, र, ल। ठीक है, ये आपके होते हैं। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो रामचरितमानस जो है आपकी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधि। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा था और ये अवधि भाषा में इसको लिखा था। ठीक है, बात करें यहाँ पर रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो रामचरितमानस में यहाँ पर टोटल 7 कांड है, या फिर इनको ही अध्याय बोलते हैं, 7 अध्याय। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अभी हाल ही में जो आर ओ का एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल भी हो चुका है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवियत्री। ठीक है, इस तरीके से इसकी वर्तनी भी आप देख लीजिए, कवियत्री इस तरीके से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो देखिए अनाड़ी अपने आप में तद्भव शब्द है, इसका हमको तत्सम रूप बताना है। तो अनाड़ी का तत्सम शब्द हो जाएगा अनार्य। ठीक है, बात करें अन्य विकल्प जैसे कि अट्टालिका, अट्टालिका आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द हो जाएगा अटारी। इसी तरीके से यहाँ पर अन्यत्र है, अन्यत्र भी आपका तत्सम शब्द है, इसका अगर हम तद्भव शब्द देखेंगे तो इसका तद्भव हो जाएगा अनंत। ठीक है, अनंत हो जाएगा इसका तद्भव शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, व्यास का विलोम कौन सा होगा? तो देखिए व्यास का विलोम यहाँ पर समास हो जाएगा। ठीक है, व्यास का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? समास। बात करें अन्य विकल्पों की जैसे कि व्यास का यहाँ पर विलोम समास दिया गया है। इसी तरीके से संश्लेषण का विलोम शब्द हो जाएगा विश्लेषण। संक्षेप का विलोम शब्द हो जाएगा विस्तार। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। और तिमिर का हो जाएगा आलोक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है?
तो यद्यपि शब्द में यहाँ पर यण संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है, बात करें यहाँ पर यण स्वर संधि की पहचान क्या होती है। जब लघु या दीर्घ ई यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर री, इनके पश्चात कोई असमान स्वर आए, यानी कि ई और छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के स्थान पर क्रम से यह रवै हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो जितनी भी भारतीय भाषाएं है उसका विकास यहाँ पर ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है और यह मात्रात्मक लिपि है, अर्थात व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। अशोक के अनेक अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, यानी कि सदाचार शब्द में हमें उपसर्ग बताना है कौन सा लगा है। तो सत्य प्लस आचार, यहाँ पर सदाचार आपका बन जाता है, तो सत्य उपसर्ग इसमें यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 14, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो कलम तोड़ना मतलब अच्छा लिखना, जब बोलते हैं ना कोई अच्छा लिख देता है, वाह लंबे ने कलम तोड़ के धर दी, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं ना, तो कलम तोड़ना यानी कि अच्छी लिखावट करना या अच्छा लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 15, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह कौन से में यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह, इस तरीके से इसका यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची यहाँ पर क्या आह हो जाएगा, जी नहीं। क्या प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, जी नहीं। क्या स्पर्धा हो जाएगा, जी नहीं। क्या डाह हो जाएगा, जी हाँ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाह। ईर्ष्या का पर्यायवाची एक तरीके से डाह भी होता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर ईर्ष्या के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो अन्य पर्यायवाची ईर्ष्या के होते हैं जलन, बोल देते हैं मुझको इससे ईर्ष्या है या इससे मुझे को जलन है। इसी तरीके से कुढ़न भी यहाँ पर ईर्ष्या का ही पर्यायवाची होगा। द्वेष, विद्वेष, हसद, मत्सर, ईर्षा, रश्क, ये सभी यहाँ पर ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, फिर भी कुछ रह जाएगा कीर्ति के रचनाकार कौन है। तो फिर भी कुछ रह जाएगा, इस कीर्ति के रचनाकार विश्वनाथ तिवारी जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्वनाथ तिवारी जी की अन्य रचनाएं जैसे कि आपका मनुष्यता का दुख, अस्थि और भवति, प्रतिबद्धता, वर्तमान और भविष्य, गुनाहों के सबूत, ठीक है, ये सभी यहाँ पर किसकी हो जाएगी, विश्वनाथ तिवारी की रचनाएं हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है। तो व्याप्त शब्द में यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, राम रमापति कर धनु लेहूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए इसमें र की आवृत्ति हुई है, र यहाँ पर भी आया है, र यहाँ पर भी आया है, मैं यहाँ पर भी आया है और मैं यहाँ पर भी आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न है हमारे यहाँ पर गद्यांश पर आधारित। तो सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश को पढ़ लेते हैं। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम और प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर देखते हैं, शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए। क्या बिना सोचे समझे बोलना चाहिए, क्या ज़्यादा बोलना चाहिए, क्या तुरंत बोलना चाहिए, या फिर सोच समझकर बोलना चाहिए। तो शिक्षक को यहाँ पर सोच समझकर बोलना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 21, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। क्या साहित्यिक भाषा इस गद्यांश का शीर्षक है, क्या बातचीत की कला इसका शीर्षक है, या फिर शब्दों का चयन। तो शब्दों का चयन इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा क्योंकि
हमें शब्दों का चयन करके बिल्कुल सोच समझ कर यहाँ पर बोलना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? तो बातचीत में यहाँ पर विचारों एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये गद्यांश पढ़कर ही आपको जवाब देने पड़ेंगे, आपको एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चे को काट कर अनार खिलाओ। तो बच्चे को थोड़ी काट कर खिलाया जाएगा भाई, अनार को काट कर बच्चे को खिलाओ, इस तरीके से अनार को काटा जाता है, बच्चे को नहीं। तो ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, काट कर अनार बच्चे को खिलाओ, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, अनार काट कर बच्चे को खिलाओ, ऐसे होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे को अनार को काट कर खिलाओ। ठीक है, अनार काट कर दिया ना, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक क्या चरित्रता भाववाचक है, या सच्चरित्र, या सच्चरित्र, या फिर चरित्र? तो चरित्र यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा किनको कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी के भाव का बोध होता हो उसको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, तीखापन हो गया, लड़ाई हो गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 25, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द इनमें से आधा ही यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा का तत्सम शब्द जो होगा वो अर्ध हो जाएगा। ठीक है, तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? आधा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 26, सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो सन 2014 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो रमेश चंद्र शाह को मिला था। ठीक है, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को उनके द्वारा रचित उपन्यास विनायक के लिए 2014 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, रमेश चंद्र शाह की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? जैसे कि यहाँ पर गोबर और गणेश हो गई, इनकी रचना है। जंगल में आग, ये भी इन्हीं की रचना है। मोहल्ले का रावण, ये भी इन्हीं की रचना है। कछुए की पीठ पर, ये भी इनकी रचना है। शैतान के बहाने, रचना के बदले, ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? तो ग्राम जो लिखी थी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, इन्होंने अपनी पहली कहानी के रूप में इसको लिखा था। तो ग्राम किसकी रचना हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 28, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम, क्या प्रेम यहाँ पर क्रिया है? जी क्रिया तो नहीं होगी। क्या विशेषण है? विशेषण भी नहीं होगा। क्या अव्यय है? अव्यय भी नहीं होगा। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर प्रेम हो जाएगा। प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा, यानी प्रेम एक भाव को दर्शाता है, ना कि आपका दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, कृपा किस शब्द का विलोम होगा? ठीक है, तो कृपा का विलोम पूछा गया है यहाँ पर, कौन सा होगा? तो कृपा हो जाएगा यहाँ पर कोप। ठीक है, कोप का विलोम शब्द क्या होता है? कृपा। बात करें अन्य विकल्पों की, जैसे कटु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर। क्रूर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दयालु। क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा? क्षमा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 30, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुंह की खाना यानी कि हार मान जाना, बोल देते हैं ना, आप मुंह की खा के बैठा, यानी कि हार मान के बैठा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 31, नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? ठीक है, यानी नृत्य अपने आप में तत्सम शब्द दिया गया है, इसका हमको यहाँ पर तद्भव बताना है। तो नृत्य का हो जाएगा नाच, बोल देते ना नाच, नाच का तत्सम हो जाएगा नृत्य, और नृत्य तत्सम है तो इसका तद्भव हो जाएगा नाच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 32, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इन चारों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? क्या अंतर्धान हो जाएगा? अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान तो नहीं होता। अंतर्ध्यान इस तरीके से नहीं बनता, अंतः ध्यान इस तरीके से भी नहीं बनता। अंतर्धान, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्धान। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 33, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो कोदंड का पर्यायवाची हो जाएगा धनुष। ठीक है, धनुष को ही यहाँ पर कोदंड बोला जाता है। बात करें धनुष के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका धनुष का हो जाएगा धनु, और फिर कमान भी इसी का पर्यायवाची है, मेहराब भी धनुष का ही पर्यायवाची है,
सरासन और धनुष, ये सभी यहाँ पर धनुष के हित पर्यायवाची शब्द है। बात करें यहाँ पर तलवार, तलवार के पर्यायवाची कौन कौन से है? तलवार का हो जाएगा करवाल, चंद्रहास, खड़ग, असी, कृपाण। ठीक है, ये सभी तलवार के पर्यायवाची शब्द है। बात करें यहाँ पर भाला, भाला का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? भाला का हो जाएगा बर्छा, नेजा, कुंत, सलाका। ठीक है, ये आपके भाला के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, मोर का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो मोर का तत्सम शब्द तो यहाँ पर मयूर हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, सबको पता होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है नंबर 35, अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है? ठीक है, तो अक्षय वर्ण यहाँ पर क और स, ये षटकोण वाला स है ना, इन दोनों के योग से बनता है। और जो आपका क होता है वो आधा होता है। ठीक है, हलंत के साथ इसको लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें यहाँ पर वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है और चारों ही किस किस के योग से बनते हैं, चलिए देख लेते हैं। अक्षय का हमने अभी यहाँ पर देखा क और स से मिलकर बनता है। बात करें यहाँ पर त्रय की, त्रय किस किस के योग से बनता है? तय प्लस र, यानी कि तय और र के योग से यहाँ पर ये बनता है। अज्ञ जो होता है वो 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, जैसे कि जय और य। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये सरय होता है, ये भी आपका श प्लस र 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है जो अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 36, विषम में स्थायी भाव है और ये किस रस का होता है? ठीक है, तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विषम में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? यानी कि उपसर्ग रहित पूछा है, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए प्रत्यर्पण में यहाँ पर प्रति उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। संगम में यहाँ पर सम उपसर्ग जुड़ा है, देखिए यहाँ पर सम उपसर्ग इसमें जुड़ा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। विमोचन में यहाँ पर वि उपसर्ग जुड़ा है और जबकि क्रोध में यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 38, मनोहर शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो मनोहर शब्द में यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, ये आपको पता होगा। आपको विसर्ग संधि के बारे में एक जानकारी बता दूं, यानी जब भी आपका विसर्ग आता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मनोहर है, इसमें जहाँ पर ये विसर्ग लगी हुई है, ठीक है, इससे पहले ये न लिखा हुआ है, इस न में क्या छुपा हुआ है? ए। अगर विसर्ग से पहले कोई ए आ जाए और उसके बाद में प्लस के बाद में ए के साथ या तो आपके तीसरा चौथा या पांचवें वर्ण का कोई वर्ण आ जाए, या फिर आपका य र ल व इनमें से कोई आ जाए, या फिर है आ जाए। अगर इन सभी में से कोई ना कोई यहाँ पर प्लस के बाद आ जाता है तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए मन है प्लस हर, इसका हो जाएगा मनोहर, यहाँ पर इसकी ओ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखी गई है थ्योरी, इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से भी इस नियम को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? तो शांत रस का स्थायी भाव यहाँ पर निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पर कितने स्थायी भाव होते हैं, तो स्थायी भाव की संख्या 9 है, जिनमें कि आपका पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा यहाँ पर रति। दूसरा यहाँ पर हास्य रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास। तीसरा यहाँ पर आपका रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। उसके बाद है यहाँ पर करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। विभत्स रस है अगला, और विभत्स का हो जाएगा यहाँ पर घृणा या फिर जुगुप्सा। उससे अगला है यहाँ पर भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय। उसके बाद यहाँ पर वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। उसके बाद यहाँ पर अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा विषम्य। उसके बाद यहाँ पर शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। ठीक है, तो इस तरीके से 9 रस आपके यहाँ पर होते हैं। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 40, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो ईश्वर को मानता है उसको बोलते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आस्तिक। ठीक है, तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट का आज ये तीसरा वीडियो था और इसमें मैंने अभी आपको 40 प्रश्न कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस नहीं, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।